हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है 28 अप्रैल के एडिटोरियल सेशन में। इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे इस ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट के साथ। गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट टिल योर गुड इज बेटर एंड योर बेटर इज बेस्ट। इसका मतलब ये है कि आप लगातार चलते जाइए, अपने आप को अपडेट करते रहिए और तब तक चलते जाइए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आप सर्वश्रेष्ठ ना बन जाएं। तो ये है सफलता का सूत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है वर्चुअल यट ओपन। तो ये आर्टिकल किस बारे में है वो प्रेफिस आपको बताएगा। ये आर्टिकल है जो एक नया नॉर्मल देखने को मिल रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, उस बारे में। लॉकडाउन के चलते कोर्ट के जो भी कामकाज हैं वो सब ऑनलाइन किए जाने लगे हैं और उसके कारण दो चीज़ें तो सुनिश्चित हुई हैं कि जस्टिस सभी को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि डिनायल ऑफ जस्टिस देखने को मिल रहा है। दूसरा, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक कंडीशन थी इस कोविड-19 इस कंटेजियस वायरस को कंटेन करने के लिए, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई लेखक ये कहना चाहता है कि इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं लॉकडाउन के बाद में भी। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस का समाधान आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में ही हम पहुंच पाएंगे डिसीजन पर कि ये लॉकडाउन के बाद में भी चलना चाहिए कि नहीं। तो देखो, इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा और देखते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। द राइटअप इज अबाउट द न्यू नॉर्मल इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये जो आर्टिकल है वो जो नया नॉर्मल अब बन चुका है, नया चलन आ चुका है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, उसके बारे में है। ड्यू टू लॉकडाउन द प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट्स हैव गॉन वर्चुअल। लॉकडाउन के कारण जो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स हैं वो वर्चुअल हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। थ्रू दीज प्रोसीडिंग्स टू वाइटल थिंग्स आर फॉलोड अप। इन प्रोसीडिंग्स के जरिए दो महत्वपूर्ण चीज़ों का अनुसरण किया गया है। जस्टिस टू एवरीवन, एक तो हर व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित हो, एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, और फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, इसका पालन हो। तो द ट्रेंड कैन बी कंटिन्यूड बियॉन्ड लॉकडाउन। यद्यपि इस ट्रेंड को कंटिन्यू किया जा सकता है लॉकडाउन के बाद में भी, फिर भी देखो सम की क्वेश्चंस रिमेन टू बी एड्रेस। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका समाधान आपको निकालना होगा। तो ये था आर्टिकल का प्रेफिस। ये आर्टिकल किस बारे में है एक आइडिया आपको लग चुका होगा। अब हम बात करते हैं ग्रामर और वोकैबुलरी में आज क्या है। ज़्यादा देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं नहीं ग्रामर वोकैबुलरी के, बहुत आसान भाषा में लिखा गया आज का आर्टिकल है। तो सबसे पहले देखिए, इम्फेसाइज एक वर्ड आपको दिया गया है। इम्फेसाइज के सिनोनिम होते हैं स्ट्रेस, हाईलाइट, फोकस, अटेंशन टू। ठीक है, ये साथ में ही है। तो ये कह रहा है कि किसी बात पर जोर देना, किसी बात पर ध्यान देना, किसी बात को हाईलाइट करना, उसको इम्फेसाइज बोलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप याद रख सकते हैं वो ये है कि इम्फेसाइज है जो कि एक वर्ब होती है, उसके साथ प्रेपोजिशन लगाने की आवश्यकता में नहीं पड़ती है। जबकि इम्फेसिस जो कि एक नाउन है, उसके साथ हमें ऑन लगाना होता है प्रेपोजिशन। किस चीज़ पर इम्फेसिस है, किस चीज़ पर स्ट्रेस है, उसके लिए ऑन लगाना होता है। एक यहाँ पे आपको मिलेगा आज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब के साथ दिया हुआ रहेगा एज। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि किन किन के साथ में एज लगा सकते हैं। तो कुछ और जो क्रियाएं हैं जिनके साथ में आप एज लगा सकते हैं, उनमें रिगार्ड है, ट्रीट है, डिफाइन है, डिस्क्राइब, ट्रीट तो मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पे, व्यू एंड नो। तो इन सब के साथ में एज लगेगा। जबकि आप देखिए नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इनके साथ में एज नहीं लगेगा। ऐसा प्रश्न आपको एसएससी में पूछा गया है, तो इसलिए जरूर से ध्यान रखें कि कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जहां पर एज का प्रयोग करते हैं और कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जहां पर एज का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे आगे देखिए एक वर्ड मिलेगा वाइटल, जो हम डिस्कस करते रहते हैं, वैसे कुछ खास नहीं, आपको पता होगा वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण होता है। तो इसेंशियल, क्रूशियल, की, नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल, इंटीग्रल, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। और एक आपको मिलेगा बार। और बार से देखिए मैंने कुछ काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं जिनके साथ में फ्रॉम लगता है। वैसे मैंने बताया भी है काफ़ी बार आपको कि जिस शब्द का मतलब रोकना है, किसी काम को करने से रोकना है, वहाँ पर हम फ्रॉम लगाते हैं। तो बार, इनहिबिट, डी बार, प्रोहिबिट, प्रक्लूड, स्टॉप, हिंडर, प्रिवेंट, इन सब के साथ में हम लगाते हैं फ्रॉम। तो ये है किसी को कोई काम करने से रोकना। ठीक है, व्यूअर्स कॉलम में आज क्या है, तो आज सौरभ जी सैनी ने एक प्रश्न पूछा था, अलोंग और अलोंग विद के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सौरभ देखिए यहाँ मैं आंसर आपको कर रहा हूँ, अलोंग और अलोंग विद। वैसे अलोंग के 2 3 4 प्रयोग होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो डिफरेंस की बात थी, आपने जो पूछा था कि अलोंग और अलोंग विद में डिफरेंस क्या है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप कोई दो चीज़ें हैं, जैसे एक चीज़ कांस्टेंट है और उसके पैरेलल कोई व्यक्ति या वस्तु मूव करती है, उसके पैरेलल, ठीक है, उसके सहारे सहारे, किनारे किनारे कोई व्यक्ति या वस्तु गतिशील है, जबकि दूसरी तरफ जिसके सहारे सहारे आप चल रहे हैं वो गतिशील नहीं है, तो हम प्रयोग करते हैं अलोंग का। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि दो अगर एक दूसरे के सहारे सहारे गतिशील हैं,
दोनों साथ साथ चलते हैं तो हम प्रयोग करते हैं अलोंग विद का। विद का मतलब साथ है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। वैसे सहारे सहारे, किनारे किनारे, इस प्रकार का मीनिंग मिलता है अलोंग से। तो वी वॉकड अलोंग द रोड, तो हम रोड के किनारे किनारे चलिए। रोड पर नहीं चलना है, रोड के किनारे किनारे। देर आर सेवरल शॉप अलोंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट के सहारे सहारे, गली के सहारे सहारे काफ़ी सारी दुकानें हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट, दूसरी कांस्टेंट है लेकिन, या मूविंग है लेकिन वो है बिल्कुल पैरेलल, तो हम अलोंग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए चलने वाले हम हो गए, वी ये मूविंग है, जबकि ये यहाँ पे कांस्टेंट है, एकदम स्थिर है। दूसरी तरफ यहाँ पे शॉप्स और ये दोनों ही स्थिर है लेकिन है एक दूसरे के पैरेलल। यहाँ पे देखिए आई वॉज चोजन अलॉन्ग विद 10 अदर आर्टिस्ट, तो यहाँ पे मुझे चुना गया दूसरे आर्टिस्ट के साथ साथ। साथ लगाओगे तो उसके लिए आप विद का प्रयोग करते हैं, तो अलॉन्ग विद लगा दिया। ठीक है, 10 को चुना गया, उनके साथ साथ मुझे भी लिया गया। फिर कह रहा है एलेक्स वेंट टू द मॉल अलॉन्ग विद डेविड, तो दोनों ही एक दूसरे के सहारे सारे साथ साथ में चलते चलते मॉल चले गए, तो ये यहाँ पे अलॉन्ग विद का प्रयोग है। तो सौरभ ये डिफरेंस है अलॉन्ग और अलॉन्ग विद में। वैसे अलॉन्ग के 2-3 मीनिंग्स और भी होते हैं, ठीक है, किसी सेशन में बता दूंगा आपको मैं। फिलहाल आपने जो पूछा था उसका आंसर मैंने कर दिया है। एक राजेंद्र जी मेहरा, जो कि उत्तराखंड नैनीताल से शायद हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि हैविंग सेड और इंस्टीड ऑफ में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हैविंग सेड जब लगाते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब ऐसा करने के बाद, ठीक है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई वेंट टू द ऑफिस, ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं ऑफिस गया, तो एक काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा काम। ऑन कंप्लीशन ऑफ अ वर्क इफ वी डू अनदर वर्क देन वी हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर हैविंग प्लस V3। जबकि इंस्टीड ऑफ जो आपने पूछा है उसका मतलब के बजाय होता है। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय, ठीक है। तो ये एक रिप्लेस करेगा एक चीज़ को कि इसकी बजाय ये पसंद है, तो उसके लिए इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करें। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये थे आज के व्यूअर्स कॉलम में, और हमने डिस्कस कर लिया ग्रामर, वोकेबलरी और आज का जो प्रेफिस है वो। अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो देखिए वर्चुअल यट ओपन, वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन से है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो वर्चुअल हो गई हैं उसके लिए है। यट ओपन, यट का मतलब यहाँ पे फिर भी है, यट का मतलब अब तक भी होता है, ठीक है। और यट कई बार अनदर, यट अनदर, यट अगेन, ऐसे भी प्रयोग आपने देखे होंगे। इसका मतलब रिपीटेशन हो कोई काम का, 2 बार 3 बार कोई काम हुआ तो यट अनदर, यट अगेन, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। यट के साथ मोर का प्रयोग भी करते हैं, यट मोर। तो यहाँ वर्चुअल यट ओपन का मतलब क्या है कि ऑनलाइन तो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, फिर भी ओपन है। ओपन का मतलब यहाँ पे जैसे ओपन कोर्ट में होता है वैसे प्रोसीडिंग्स हैं, है तो वर्चुअल लेकिन फिर भी वैसा ही है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। अब देखिए विस्तार से हम पढ़ेंगे तो पूरा पता लग जाएगा कि क्या ये आर्टिकल बताना चाह रहा है। वैसे बहुत सिंपल भाषा में है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। द सिचुएशन फोर्स्ड बाय द लॉकडाउन मस्ट बी यूज्ड टू इंप्रूव जुडिशियल प्रोसेसेज। द सिचुएशन, स्थिति। अब यहाँ सिचुएशन से पहले द क्यों है, तो देखो आगे पता लगेगा। वो सिचुएशन जो कि लॉकडाउन के द्वारा फोर्स की गई है, वो सिचुएशन जो लॉकडाउन के कारण बन गई है ना, निश्चित हो गया तो द लग गया। मस्ट बी यूज्ड, अब ये मस्ट बी यूज्ड उस सिचुएशन के लिए है, उस स्थिति का जरूर से जरूर यहाँ प्रयोग होना ही चाहिए, निश्चित रूप से प्रयोग होना ही चाहिए। मस्ट है ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है, किसके लिए, टू इंप्रूव जुडिशियल प्रोसेसेज। जुडिशियल प्रोसेसेज जो है, न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, उनको सुधार, उनमें सुधार लाने के लिए। तो जो सिचुएशन बनी है लॉकडाउन के चलते, फोर्स का मतलब थोपी गई डेफिनेटली, ये ऐसा तो है नहीं कि हमने चाह कर इन कंडीशंस को अपनाया है, इन सिचुएशंस को अपनाया है, तो इसलिए फोर्स कहा गया है। तो लॉकडाउन के कारण जो स्थितियां बनी हैं, उन स्थितियों का लाभ, मतलब उन स्थितियों का प्रयोग जरूर से ऐसे करना चाहिए जुडिशियल प्रोसेसेस को इंप्रूव करने के लिए। जो न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी समय तक लंबित रहते हैं केसेज, भारत के न्यायपालिका की हालत आप जानते हैं कि कोर्ट में बहुत समय से केसेज पेंडिंग चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो अब वर्चुअल हुआ है तो उससे हम कुछ समझें कि समय की बचत हो रही है और आप बहुत जल्दी निपटारा कर सकते हैं केसेस का, ये सब है। और बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्ग्रेगेशन भी देखने को नहीं मिलता, भीड़ भी देखने को नहीं मिलती है कोर्ट में, तो ये सब इनके लिए इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इम्प्रूव किया जा सकता है, इससे कुछ सीखा जा सकता है। आगे देखिए, अमिडस्ट द नेशनल लॉकडाउन, अमिडस्ट का मतलब के बीच होता है, ठीक है। अमिड और अमिडस्ट, अमंग और अमंगस्ट। वैसे आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर अमंगस्ट है तो कैसे आ गया, क्योंकि वाउल साउंड हो तो अमंगस्ट आना चाहिए, द हो तो दोनों आ सकते हैं। लेकिन देखिए मॉडर्न इंग्लिश में इन दोनों में डिफरेंस हम करते नहीं हैं। वैसे डिफरेंस होता है कि द का प्रयोग आपने कर दिया तो या तो अमिडस्ट आएगा, अमिड आएगा, अमंग, अमंगस्ट, चारों एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो समझिए कि अमंग और अमिड में डिफरेंस क्या है, बताया भी था मैंने। वैसे अमिड
काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में लग सकता है, अमंग केवल काउंटेबल में लग सकता है, द अगर लगता है तो अमिडस्ट या अमंगस्ट या अमंग या अमिड चारों लग सकते हैं। द नहीं होता तो फिर आपको देखना पड़ता है कि जो भी शब्द है उसका फर्स्ट लेटर कैसा साउंड दे रहा है। अगर वो वाउल साउंड है तो हम यूज करते हैं अमिडस्ट या फिर अमंगस्ट का, अगर वाउल साउंड ना हो के कॉन्सोनेंट साउंड है तो यूज करते हैं अमिड या अमंग का। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इनमें। तो अमिडस्ट द नेशनल लॉकडाउन, तो नेशनल लॉकडाउन के बीच, इसका मतलब के बीच ही तो होता है, तो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा हुआ है उसी के बीच। द सुप्रीम कोर्ट एंड सेवरल अदर कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और बाकी के जो कोर्ट्स हैं हैव बीन होल्डिंग वर्चुअल प्रोसीडिंग्स, वो मतलब होल्ड कर रहे हैं। होल्ड का मतलब कोई चीज़ को आयोजित करना, तो यहाँ पे वर्चुअल प्रोसीडिंग्स चल रही है उनके द्वारा। अन्य जो कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट है वर्चुअल प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉकडाउन के बीच सुप्रीम कोर्ट और अन्य जो कोर्ट हैं, अनेकों जो अन्य कोर्ट हैं, वो यहाँ पे वर्चुअल प्रोसीडिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, वर्चुअल प्रोसीडिंग्स के जरिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ देखिए सेवरल दे रखा है, सेवरल के साथ में आपको नाउन प्लूरल लगानी होती है, अदर कोर्ट्स दे रखा है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगता है, ये दे रखा है। हैव बीन होल्डिंग है तो हालांकि आने को तो यहाँ पे आर होल्डिंग भी आ सकता है, लेकिन हैव बीन होल्डिंग इसलिए कि लॉकडाउन जब से लगा है तो लॉकडाउन का जो निश्चित था कि इस डेट से लगा है, इस कारण से यहाँ पे हैव बीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि टाइम दे नहीं रखा फॉर या सिंस लगा के, लेकिन ठीक आप समझ सकते हैं कि ये एक निश्चित समय से ही चल रहा है, इस कारण से हैव बीन होल्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज सही है। आगे देखेंगे, अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न टू द बार इज वेदर वर्चुअल कोर्ट्स हैव बिकम द न्यू नॉर्मल एंड वेदर इट मीन्स अ मूव अवे from the idea of open courts towards technology based administration of justice without the physical presence of lawyers and litigants। तो a question of concern, देखो ये एक पूरा पैराग्राफ बन रहा है, तो क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन ऑफ कंसर्न, एक चिंता का प्रश्न, कंसर्न का चिंता और क्वेश्चन का प्रश्न। तो एक प्रश्न जो है कंसर्न का टू द बार, किसके लिए चिंता है, ये किसके लिए कंसर्न है? बार के लिए। बार का मतलब देखो, बार के बहुत सारे मतलब होते हैं। बार यहाँ तो है लॉयर्स, जो कि मतलब केस लड़ने के लिए अलाउड हैं, है ना, उसको उनको बोलते हैं, उसकी जो काउंसिल होती है बार काउंसिल होती है, उन्हीं के लिए बार कहा गया है। और एक बार होता है जो जहाँ पे शराब बेची जाती है, शराब पी जाती है। एक बार होता है जो लोहे का या फिर कहें किसी भी धातु का या लकड़ी का लंबा कोई एक पट्टी होती है, उसको बार बोलते हैं। एक बार होता है चॉकलेट की बार होती है और साबुन की टिकिया होती है, उसके लिए बार यूज़ करते हैं। एक बार वर्ब भी होती है, हम देख के आए हैं अभी, बार का मतलब रोकना भी होता है, उस कंडीशन में फ्रॉम लगता है। तो बार के बहुत सारे मतलब है। अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न टू द बार, तो बार के लिए जो प्रश्न है, एक कंसर्न का, एक चिंता का प्रश्न है, इज वो ये है कि वेदर, कि क्या वर्चुअल कोर्ट्स हैव बिकम द न्यू नॉर्मल, कि क्या, अब वेदर तो कंजंक्शन लग गया है यहाँ पे, कि वर्चुअल कोर्ट्स जो ऑनलाइन कोर्ट्स चल रहे हैं, क्या वो नया नॉर्मल है, क्या वो नई एक चीज़ है कि जो सामान्य हो चुकी है। एंड वेदर, और क्या, इट मीन्स अ मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और क्या इट मीन्स, इसका मतलब ये है का मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट्स, कि एक आइडिया था पहले ओपन कोर्ट्स का, जो आइडिया है खुले कोर्ट हो, है ना, जहाँ पे पब्लिक भी इन्वॉल्व हो, तो ऐसे कोर्ट से दूर हटने का एक चीज़ है ये। इट मीन्स अ मूव, क्या ये एक ऐसा कदम है ऑनलाइन वाला, अवे फ्रॉम, अवे का मतलब दूर, किससे दूर, आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट्स टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी बेस्ड, और किसकी ओर, टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन की ओर, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को, जस्टिस का न्याय, तो न्यायिक प्रशासन पे आधारित जो टेक्नोलॉजी है उसकी ओर चलने का है। विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स, जहाँ पे ना तो वकीलों की प्रेजेंस और ना लिटिगेंट्स, लिटिगेंट्स का मतलब प्रतिवादी होता है जो कोर्ट में केस दायर करता है, ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस के बगैर इसकी ओर जाने का एक मार्ग। तो देखो रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि अब यहाँ पे बार जो है उसके लिए क्वेश्चन ऑफ कंसर्न ये बन गया है कि जो वर्चुअल कोर्ट्स है, क्या वो नया नॉर्मल बन चुका है, क्या अब ऐसा ही चलने वाला है आगे भी, और क्या ये एक, इसका मतलब ये हो गया है कि पहले हम ओपन कोर्ट की बात करते थे, एक आइडिया था ओपन कोर्ट वाला, क्या उससे दूर जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं, और जहां पर ये होगा कि ना तो कोई लॉयर मिलेगा आपको, ना प्रतिवादी मिलेगा, कुछ ऐसा होने वाला है क्या। तो ये सब बातें की गई है। तो लिटिगेंट्स यहाँ पे काफ़ी बार वन वर्ड में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा लिटिगेंट का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट में मुकदमा लड़ता है उसको बोलते हैं लिटिगेंट। बाकी यहाँ पे कुछ खास बताने योग्य है नहीं, बहुत सिंपल सा था। आगे देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बॉब्डे emphasizes that virtual courts are open courts too। ये हम ऑल्सो टू का प्रयोग कल पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से आप देख लीजिए,
ये टू जो है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट्स पर स्ट्रेस डालना है, तो जिस पर स्ट्रेस डालना उसके ठीक बाद में। ऑल्सो का प्रयोग कहाँ बताया था? हेल्पिंग वर्ब के बाद। बात एक ही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो मैन वर्ब हो ही जाएगा, तो मैन वर्ब से पहले मैन वर्ब है ना, तो इस प्रकार से यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एस ए बॉब्डे, ये मुख्य न्यायाधीश है भारत के, emphasizes, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट वर्चुअल कोर्ट्स आर ओपन कोर्ट्स टू, कि वर्चुअल कोर्ट्स ओपन कोर्ट्स भी हैं, मतलब वैसे ही हैं जैसे कि ओपन कोर्ट्स चलते हैं, वैसे ही इसकी विशेषता भी ओपन कोर्ट्स की तरह ही है। एंड दैट वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम एज क्लोज्ड और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, और ये कहा है कि वन कैन नॉट, कि कोई भी व्यक्ति जो है उन्हें ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, दैम यहाँ पे कोर्ट्स के लिए है, जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं उनको ऐसे नहीं मान सकता कि क्लोज्ड कोर्ट है या फिर कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं, है ना, या फिर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की केवल कैमरे पे ही सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं माना जा सकता, ओपन कोर्ट की तरह ही सब कुछ है, ये इनका कहना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, देखो ये प्रश्न तो बनता है करंट अफेयर्स में आपसे किसी एग्जाम में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, याद रखिए एस ए बॉब्डे। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है, इसको हाईलाइट किया है, एम्फेसाइजेज है, हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, डिस्क्राइब के साथ दैम एज आ रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे बॉब्डे ने ये एम्फेसाइज किया है कि वर्चुअल कोर्ट्स ओपन कोर्ट्स भी हैं, और कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता कि ये क्लोज्ड हैं या फिर कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं। अब आगे कह रहा है कि भाई कैसे आप इसमें डिफरेंस करोगे, तो द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग द डिफरेंस ही सेज इज टू कॉल देम वर्चुअल कोर्ट्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कोर्ट्स इन कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन का मतलब गैदरिंग होती है, सभा होती है ना, तो द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग द डिफरेंस, तो सबसे सही तरीका, अब द करेक्ट वे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसका तरीका है, तो फ्रेमिंग डिफरेंस इसका तरीका है, तो एकदम सही तरीका जो है डिफरेंस करने का, अंतर करने का, कि वर्चुअल कोर्ट में और ओपन कोर्ट में डिफरेंस क्या है, तो एकदम सही तरीका है वो कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऐसे बॉब्डे है उनके लिए क्या रखा है, वो कहते हैं कि इज टू कॉल देम, तो द करेक्ट वे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका क्रिया यहाँ पे इज है, वो ये है टू कॉल देम, कि इनको कहा जाए वर्चुअल कोर्ट्स, कि वर्चुअल कोर्ट्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कोर्ट्स इन कांग्रेगेशन, की जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं वो अलग हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे डिफरेंट है, किससे? कोर्ट्स इन कांग्रेगेशन, वो कोर्ट्स जहाँ पे गैदरिंग होती है उनसे अलग है, यहाँ पे कोई गैदरिंग नहीं होती है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग जो कि अब आने वाले समय में इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके लिहाज से आप इस स्तर पर, इस आधार पर इसका अंतर कर सकते हो। तो ऐसे बॉब्डे कहते हैं कि भाई जो सही तरीका है डिफरेंस फ्रेम करने का वो ये है कि वर्चुअल कोर्ट्स को आप कहें कि ये बिल्कुल अलग है, किससे? जो कोर्ट इन कांग्रेगेशन है उन कोर्ट से जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है उनसे अलग है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब ये आगे कह रहा है कि अ 3 जज बेंच हेडेड बाय द CJI इन एन ऑर्डर अर्लियर दिस मंथ लेट डाउन ब्रॉड norms for courts using video conferencing and ratified the validity of virtual judicial proceedings। तो 3 जज बेंच, 3 जज की बेंच, यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको कि नंबर प्लस नाउन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, पहले संख्या हो लगातार, बाद में 2 नाउन हो, तो संख्या के बाद, नंबर के बाद जो नाउन होती है वो प्लूरल नहीं होती है, तो जजेस नहीं है, जज है, यहाँ पे याद रखना। अगर यहाँ बेंच नहीं होता तो 3 जजेस होता। अ 3 जज बेंच हेडेड बाय द CJI, तो 3 जज की बेंच जो कि हेड किसके द्वारा की गई है? CJI एस ए बॉब्डे के द्वारा। तो यहाँ एक बात और बता दूं मैं आपको कि हेडेड बाय का जब प्रयोग आप करते हो तो उससे पहले वाला सब्जेक्ट देखकर वर्ब लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट क्या है, तो अ 3 जज बेंच ये सब्जेक्ट है, CJI सब्जेक्ट नहीं है। तो CJI के निर्देशन में जो 3 जज की बेंच थी, इन एन ऑर्डर अर्लियर दिस मंथ, एक आदेश में जो कि इस महीने के शुरुआत में दिया गया था, लेट डाउन ब्रॉड नॉर्म्स, लेट डाउन का निरूपित करना होता है, नियम बनाना होता है, फॉर्मुलेट करना होता है। इन्होंने कुछ वृद्ध आधार पर कुछ नॉर्म्स बनाए फॉर कोर्ट्स के लिए, यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हुए, जब 2 काम साथ में हो और एक काम करते हुए हो, कंटिन्यूअस एक्शन हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, तो यूजिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एंड रेटिफाइड, और इन्होंने साथ साथ में क्या किया, तो एंड के पहले लेट डाउन सेकेंड फॉर्म थी, वैसे ही यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में रेटिफाइड का मतलब पुष्टि करना है, कोराबोरेट करना है, कंफर्म करना है। और इन्होंने वैलिडिटी मतलब वैधता, वर्चुअल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की वैधता को रेटिफाई किया, जो ऑनलाइन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही है उनकी वैधता, उनकी वैलिडिटी को रेटिफाई किया। तो CJI ऐसे बॉब्डे है, उनके निर्देशन में, उनके अध्यक्षता में जो 3 जज की बेंच है, उन्होंने इस महीने के शुरुआत में कुछ ब्रॉड नॉर्म्स, यहाँ कोर्ट्स के लिए कुछ नियम यहाँ पे निरूपित किए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हुए, और उन्होंने कहा कि वर्चुअल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं वो वैलिड हैं, इस बात की पुष्टि की। आगे देखिए, 2 एस्पेक्ट्स आर नॉट इन डिस्प्यूट, 2 एस्पेक्ट्स, इसको एस्पेक्ट्स पढ़िए, 2 जो एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू, आर नॉट इन डिस्प्यूट, उन पर कोई विवाद नहीं है, है ना,
उन पर कोई विवाद नहीं है। पहली चीज़ है द वाइटल हम पढ़ चुके हैं, नेसेसिटी टू कीप द कोर्ट्स ओपन ओवर इवन ड्यूरिंग अ नेशनल लॉकडाउन। तो कह रहा है कि टू कीप दैट द वाइटल नेसेसिटी, जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, टू कीप द कोर्ट्स ओपन, कोर्ट्स को खुले रखने की, इवन ड्यूरिंग ए नेशनल लॉकडाउन में भी, सो दैट, ताकि एक्सेस टू जस्टिस, कि जस्टिस के प्रति जो एक्सेस है, एक्सेस में टू ही लगता है, इज नॉट डिनाइड टू एनीवन, वो किसी को ऐसा नहीं हो कि जस्टिस किसी को ना मिले। तो यहाँ पे एक एंश्योर की है एक चीज़ कि जस्टिस सभी को मिले। एंड सेकेंड, और दूसरी चीज़ है नीड टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूसरा है फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की आवश्यकता। इन दोनों चीज़ों में तो कोई विवाद है ही नहीं। तो दो यहाँ पे एस्पेक्ट है, दो पहलू है जिस पर कोई विवाद नहीं है। पहली चीज़ कि नेशनल लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोर्ट्स को ओपन रखने की आवश्यकता है, तो ये आवश्यकता पूरी हो रही है ताकि सभी को न्याय मिल सके। दूसरी चीज़ है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की ज़रूरत है, वो भी यहाँ पे पूरी हो रही है। तो इन दो चीज़ों पर तो विवाद है ही नहीं, दोनों ही पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं इस वर्चुअल प्रोसीडिंग्स के। अब यहाँ आ जाइए ग्रामर पर, तो हम बात करेंगे तो एक्सेस में लगेगा टू, ठीक है। वाइटल हम पढ़ ही चुके हैं, ये याद रखिए। और डिनाई जो शब्द है उसका याद रखिएगा, डिनाई के बाद में अगर कोई वर्ब लग जाती है तो डिनाई अपने साथ जेरेंड लेता है। यहाँ तो खैर नहीं है, लेकिन डिनाई अगर अपने साथ वर्ब लेता तो आईएनजी फॉर्म में लेता, ये भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आपका ये हो सकता है कि नीड के साथ मैंने फॉर या ऑफ बताया था, नीड टू कैसे लगा? तो यहाँ पे वर्ब है, वो मैंने बताया था, वो इसलिए बताया था कि आगे नाउन दे रखा हो। जब वर्ब दे रखा हो तो नीड टू ही लगता, नीड टू डू समथिंग, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप, और यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन पार्ट है वो हमेशा की तरह बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे टू एस्पेक्ट्स आर नॉट इन डिस्प्यूट, तो विच टू एस्पेक्ट्स आर नॉट इन डिस्प्यूट, ये बन सकता है ना, ये प्रश्न बन सकता है। जैसे यहाँ पे तो कौन कौन से हैं दो एस्पेक्ट्स, वैसे मैंने इसका प्रेफिस भी तैयार किया था तो उसमें भी ये पॉइंट बने, वहाँ पे मेंशन किए थे। तो यहाँ मैंने बता दिया कि प्रश्न कैसे बनेगा। वैसे बहुत सारे अच्छे प्रयास आपके हैं, मैं देखता हूँ, काफ़ी सारे तो नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ तो मैंने कुछ के कमेंट भी किए हैं कि आपने अच्छा किया, कुछ मैंने बताया भी है कि आपने गलती की है। तो आप करते रहें अपना प्रयास, बहुत बेहतर है। इस प्रकार से प्रयास करते रहोगे तो आपको क्वेश्चन फ्रेम करना सीख जाओगे और साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही रही है। एक और आपको यहाँ पे मिलेगा लास्ट में, उसको देखकर आपको कमेंट में बताना है कि उससे प्रश्न क्या बनेगा। ये बता दिया मैंने क्या प्रश्न बन सकता है, और कुछ बन पाए तो आप सोचिए और बनाइए। आगे देखिए, द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज रिटन टू द सीजीआई एंड अदर जजेस दैट ओपन कोर्ट हियरिंग्स शुड बी रिस्टोर्ड एट द अर्लीस्ट सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू द लॉकडाउन एंडिंग। क्या बोलना चाह रहे हैं? द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसी को आगे अगर देखोगे तो SCBA कहा जाएगा शॉर्ट में, ठीक है। तो SCBA पढ़ लीजिए। ये जो SCBA है इसने CGI को लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बॉब्डे को लिखा है, एंड अदर जजेस और जजेस को लिखा है दैट ओपन कोर्ट हियरिंग शुड नॉट बी रिस्टोर्ड एट द अर्लीस्ट, शुड बी रिस्टोर्ड एट द अर्लीस्ट, कि ओपन कोर्ट की जो सुनवाई होती है, जो हम सामान्य तरह देखते हैं जो कोर्ट की सुनवाई होती है, उनको रिस्टोर किया जाना चाहिए, उनको पुनर्बहाल किया जाना चाहिए एट द अर्लियर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस हो गया, और शुड सजेशन के लिए आता, सजेशन दिया है। SCBA ने CJI और अदर जजेस से कहा है कि ओपन कोर्ट की हियरिंग को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए, अर्लीस्ट डिग्री सुपरलेटिव इसलिए दे रहा है। फिर कह रहा है सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू द लॉकडाउन एंडिंग। अब इस लाइन का मतलब है, ये सब्जेक्ट लग रहा है, इसका मतलब अधीन है, तो ये लॉकडाउन एंडिंग पर अधीन है। लॉकडाउन एंडिंग जैसे ही हो जल्द से जल्द इसको बहाल करो। तो बहाली जो है, पुनर्बहाली जो है, रिस्टोरेशन ऑफ जो नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हैं, वो संभव है या फिर किसके अधीन है? वो अधीन है लॉकडाउन एंडिंग के। लॉकडाउन एंडिंग हो जाए उसके बाद फटाफट इसको आप करें। फिर देखिए साइटिंग, साइट का मतलब हवाला देना है। साइट एक SITE होता है, एक SIGST होता है। SIGST तो विजन को बोलते हैं, दृष्टि को बोलते हैं। CITE है ये किसी को कहने को बोलते हैं। SITE है ये प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये CITE यूज़ किया गया, साइटिंग अर्लियर जजमेंट्स। On the importance of open court hearing, the SCBA has requested that the use of video conferencing should be limited to the duration of the current crisis and not become the new normal or go on to replace open court hearings. ऐसा करते हुए अर्थ देगा, तो यहाँ साइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अर्लियर जजमेंट्स को बताते हुए, जो पहले के जजमेंट्स हैं उनका हवाला देते हुए, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन हियरिंग उसका हवाला देते हुए कहा कि भाई किस चीज़ का हवाला दिया है कि जो जजमेंट्स, अर्लियर जजमेंट जो हुए हैं, पहले के जो भी न्याय हुए हैं, उनमें कहा है कि ओपन कोर्ट की भूमिका की इंपॉर्टेंस को बताते हुए SCBA जो ये एसोसिएशन है इसने रिक्वेस्ट की है दैट द यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल है शुड बी लिमिटेड, वो लिमिटेड होना चाहिए। कहाँ तक? ड्यूरेशन ऑफ द करंट क्राइसिस, जो वर्तमान संकट चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, उस संकट तक तो लिमिटेड रखो, कोई बात नहीं है। लेकिन एंड नॉट बिकम द न्यू नॉर्मल, इसको नया नॉर्मल मत बनाओ। एंड गो ऑन टू रिप्लेस ओपन कोर्ट हियरिंग्स, या फिर गो ऑन का मतलब कंटिन्यू करना, कैरी ऑन करना है। जो ओपन कोर्ट हियरिंग्स है उसको रिप्लेस करने के लिए इसका यूज मत करो कि आप उसको हटाई दो और इसको स्थापित कर दो, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं इन चीज़ों को। तो कह रहा है कि भाई यहां से देखेंगे, साइटिंग अर्लियर जजमेंट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन कोर्ट हियरिंग। तो जो जजमेंट्स मतलब पहले के जजमेंट्स जो हुए किस बात पर, कि ओपन कोर्ट हियरिंग्स की इंपॉर्टेंस को लेकर, इन पर हवाला देते हुए कि ओपन कोर्ट हियरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अर्लियर जजमेंट का हवाला इसमें दिया है कि पहले के जो भी जजमेंट्स हुए हैं, और ओपन कोर्ट हियरिंग की इंपॉर्टेंस का हवाला देते हुए SCBA ने रिक्वेस्ट की है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ है वो लिमिटेड होना चाहिए करंट क्राइसिस तक, और ये नहीं बनना चाहिए न्यू नॉर्मल, या फिर ये रिप्लेस नहीं करे ओपन कोर्ट हियरिंग को, ये बनाना चाह रहा है। लिमिटेड में टू लगता है, लिमिटेड के साथ साथ कन्फाइंड शब्द भी याद रखिएगा, कन्फाइंड में भी टू लगता है। इनका मतलब होता है सीमित होना, एक दायरे तक सीमित होना, एक अंडर मतलब एक बाउंड्री तक सीमित होना। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द SCBA हैज ऑल्सो ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट दैट proceedings held virtually may also be streamed live so that the access is not limited to the lawyers concerned but is also available to the litigants and the public। पहले देखिए इसका ट्रांसलेशन, फिर बताता हूँ इसके पीछे कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। SCBA ऑल्सो हैज अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, SCBA की एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, स्पेसिफिक एडजेक्टिव है, रिक्वेस्ट नाउन है। तो SCBA की एक विशेष रिक्वेस्ट भी है, क्या? दैट प्रोसीडिंग्स हेल्ड वर्चुअली, कि प्रोसीडिंग्स जो कि वर्चुअली हेल्ड की जा रही है ना। हेल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म मानिए, क्योंकि पैसिव मान लीजिए, क्योंकि होल्ड किसी के द्वारा ही होगी। तो जो भी काम का चल रहा है, ये प्रोसीडिंग्स हो रही है, जो कार्यवाहियाँ हो रही है कोर्ट की वर्चुअली ऑनलाइन, में ऑल्सो भी स्ट्रीमलाइन, इनको स्ट्रीमलाइन भी किया जा सकता है, लाइव किया जा सकता है, स्ट्रीम्ड लाइव, इनको लाइव भी किया जा सकता है। अब ये संभावना है में, और मे बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। सो दैट, ताकि एक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू द लॉयर्स कंसर्न, ताकि जैसे इसका एक्सेस है कि यहाँ तक जो मतलब ओपन कोर्ट में तो क्या, तो पब्लिक इन्वॉल्व होती है ना। तो यहाँ पे केवल ऐसा ही नहीं हो कि इन प्रोसीडिंग्स को केवल लॉयर्स, जो संबंधित लॉयर हैं, कंसर्न का मतलब यहाँ संबंधित है, केवल वही देख सकें, यहीं तक लिमिटेड ना हो। लिमिटेड में देखो फिर टू लग गया है। बट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द लिटिगेंट्स इन द पब्लिक, बल्कि ये अवेलेबल हो लिटिगेंट्स जो मुकदमा लड़ रहा है उसके लिए भी, और पब्लिक के लिए भी ये प्रोसीडिंग्स यहाँ पे एक्सेसिबल हो। तो SCBA की एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कि इसको लाइव कर दो, जो भी ये चल रहा है लाइव इसलिए कर दो ताकि इसके अंदर लिटिगेंट्स और पब्लिक भी शामिल हो सके, और केवल जो लॉयर्स तक सीमित है अब तक, ऐसा नहीं हो कि केवल लॉयर्स जो संबंधित है वहीं तक एक्सेस हो, बाकी इसका एक्सेस बढ़ाएं, पब्लिक भी शामिल करो और लिटिगेंट शामिल करो, थोड़ा ओपन कोर्ट का फील लेकर आओ। यहाँ पे एक बात देखिए, कंसर्न दे रखा आपको। कंसर्न का चिंतित भी होता है, लेकिन चिंतित या वरीड है ना, एंक्शस जिसको बोलते हैं, वो तब होता है जब आप नाउन से पहले इसका यूज करते हैं। अगर ये कंसर्न लॉयर्स में कर देता तो यहाँ पे होता एंक्शस लॉयर्स। अगर मैंने इसको कर दिया लॉयर्स कंसर्न, तो इसका मतलब है वो लॉयर जो संबंधित है किसी केस से, समझ गए? तो ये संबंधित है, अदरवाइज यहाँ पे इसका मतलब होता चिंतित। और ऐसे कंडीशन में इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है जब नाउन से पहले आता है। जब नाउन के बाद आता है उसको पोस्टपोज एडजेक्टिव हम कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड रेडीली एग्री टू दिस, जो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको तुरंत, रेडीली मतलब इमीडिएटली, अग्री हो जाना चाहिए इस बात से। अग्री, किसी प्रपोजल की बात आप करते हो ना, प्रपोजल से अग्री होने की बात हो तो वहां पे टू लग जाता है, तो टू लग रहा है, ठीक है। किसी व्यक्ति से हो तो अग्री विद लग जाता है। तो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड रेडीली अग्री टू दिस, तो कोर्ट प्रशासन को तुरंत इस बात से सहमत हो जाना चाहिए। एडवोकेट्स अपीयरिंग इन अ पर्टिकुलर केस आर नाउ बार्ड फ्रॉम शेयरिंग द पासवर्ड्स गिवन टू देम टू जॉइन द प्रोसीडिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। एडवोकेट्स अपीयरिंग इन अ पर्टिकुलर केस, वो एडवोकेट जो कि अपीयर हो रहे हैं, अपीयर का मतलब यहाँ प्रविष्ट होना है, इसलिए आईएनजी है, वरना अपीयर के साथ आईएनजी नहीं लगता है। अगर इसका मतलब प्रतीत होना या लगना होता तो आईएनजी नहीं लगता। तो वो एडवोकेट जो कि किसी पर्टिकुलर केस में अपीयर हो रहे हैं, आर नाउ बार्ड, अब उनको रोका जाता है। बार के साथ फ्रॉम बताया था, किस चीज से रोका जाता, तो फ्रॉम के साथ आईएनजी शेयरिंग लग गया, पासवर्ड शेयर करने से। पासवर्ड कौन से? जो उनको दिए जाते हैं। किसके लिए दिए जाते हैं? टू ज्वाइन द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करने के लिए। और कैसे? थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो एडवोकेट जो कि पर्टिकुलर केस में अपीयर हो रहे हैं, उनको अब कहा जाता है कि आप पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। और पासवर्ड जो उनको मिलते हैं किसके लिए, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करें, तो वो पासवर्ड शेयर करने से रोका जाता है। वाइल इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल
For the parties to join their lawyers during the hearing, in practice they may be unable to travel to their offices. तो देखो while से दे रखा, तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है और इसका मतलब although है, दो है। तो while it is theoretically possible, यद्यपि ये सैद्धांतिक रूप से संभव है, theoretical प्रैक्टिकल का अपोजिट, तो सैद्धांतिक रूप से संभव है for the parties to join their lawyers, कि जो पार्टीज हैं जो केस लड़ रही हैं वो मतलब अपने लॉयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान। इन प्रैक्टिस अगर व्यवहारिक रूप से बात करें, दे मे बी अनेबल टू ट्रैवल टू देयर ऑफिसेज, वो अपने ऑफिसेज ट्रैवल नहीं कर सकते, है ना। वो मतलब उनके ऑफिसेज, मतलब जो जो लॉयर्स हैं उनके ऑफिसेज को वो ट्रैवल नहीं कर सकते, वहां तक वो जा नहीं सकते। तो ये सैद्धांतिक रूप से तो संभव हो गया कि वर्चुअल तरीके से प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो जो प्रैक्टिस मतलब जो पार्टीज जो हैं वो अपने लॉयर्स को ज्वाइन कर सकती हैं हियरिंग के दौरान, सुनवाई है, देख सकते हैं उसका लॉयर किस तरह केस लड़ रहा है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल तौर पे बात करें तो जो लॉयर्स के ऑफिस हैं ना, उनके ऑफिसेज हैं वो उनको ट्रैवल करने में असक्षम है। मीडिया एक्सेस इज ऑल्सो लिमिटेड, मीडिया एक्सेस भी लिमिटेड है। देयर इश्यूज कैन बी रिजॉल्व थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग, उनके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। समझ रहे हो, उनके जो इश्यूज हैं, किन के, जो पार्टीज हैं जो भी इन्वॉल्व हैं केस में, वो पार्टीज जो हैं उनके इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है। रिजॉल्व का मतलब सॉर्ट आउट करना, सुलझाना। कैसे कर सकते हो, तो थ्रू लगा है किसी माध्यम के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ये मुद्दा सोल्व हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात और देखिए, आपको अंडरलाइन पार्ट है तो आपको बताना है कि प्रश्न इसमें क्या बन सकते हैं। ये आप पर है, इट इज अप टू यू, हाउ डू यू फ्रेम योर क्वेश्चंस। कमेंट करिए अपने आंसर्स को, देखता हूं जितने भी मुझे टाइम मिलेगा, जो भी मैं देखूंगा उनका जवाब आपको दूंगा कि सही है या फिर गलत, और गलत है तो क्या आपको सही करने की आवश्यकता है। एक देखिए, एंड इन द लॉन्गर टर्म, थोड़ा सा लंबे अवधि की अगर बात करें, लॉन्गर टर्म में बात करें, तो इट शुड बिकम द जनरल प्रैक्टिस। तो ये जो चीज़ है हो जानी चाहिए, शुड बिकम हो जानी चाहिए, द जनरल प्रैक्टिस मतलब आम बात हो जानी चाहिए, एक सामान्य व्यवहार में ये बात आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर लॉन्गर टर्म की बात करें, लंबे समय की बात करें, तो जनरल प्रैक्टिस मतलब लाइव स्ट्रीमिंग कर देनी चाहिए, कहने का मतलब। एज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेप्ड अप, स्टेप अप का मतलब है बढ़ाना, स्केल अप, इंक्रीज करना। तो एज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज स्टेप्ड अप, कोर्ट्स शुड कंसीडर अदर स्टेप्स दैट विल स्पीड अप द जुडिशियल प्रोसेस एंड रिड्यूस कोर्ट रूम क्राउडिंग। तो ये कह रहा है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ाया जाएगा। अब देखो, एज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज स्टेप्ड अप, चूंकि अब देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो बढ़ गया है। कोर्ट शुड कंसीडर, तो कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, अदर स्टेप्स, बाकी स्टेप्स के बारे में, दैट विल स्पीड अप द जुडिशियल प्रोसेस, वो स्टेप्स जो कि, दैट इसके लिए आ रहा है, वो स्टेप्स जो कि क्या करेंगे, जुडिशियल प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे, है ना। जुडिशियल प्रोसेस जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसको मतलब गति देंगे, एंड रिड्यूस कोर्ट रूम क्राउडिंग, और कोर्ट रूम की जो भीड़ है उसको कम करेंगे। इस बारे में सोचने चाहिए अब, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बढ़ेगा डेफिनेटली, अब बढ़ भी गया है, तो कोर्ट्स को यहाँ पे सोचने की जरूरत है बाकी स्टेप्स के बारे में, बाकी कौन से मेजर्स वो चल सकते हैं ताकि जुडिशियल प्रोसेस को फटाफट निपटाया जा सके और कोर्ट रूम की क्राउडिंग को कम किया जा सके। इन द लोअर कोर्ट्स, जो निचली अदालतें हैं, एविडेंस कुड बी रिकॉर्डेड विद द कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज बाय वर्चुअली मीन्स। तो ये कह रहा है निचली अदालतें जो हैं एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। एविडेंस का मतलब सबूत होता है, एविडेंस का प्लूरल नहीं बनता है, याद रखना। और एविडेंस के साथ अगर वर्ब की जरूरत पड़े, चूंकि प्लूरल नहीं बनता है तो सिंगुलर वर्ब अप्लीकेबल है हमेशा, तो कुड बी रिकॉर्डेड, इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है विद द कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज, पार्टीज की सहमति से। कॉन्सेंट का मतलब सहमति, अग्रीमेंट। बाय वर्चुअली, वर्चुअल मीन्स किस तरह से, ऑनलाइन तरीकों से। फिर कह रहा है इन द हायर कोर्ट्स, उच्च अदालतों की अगर बात करें, अ सिस्टम बेस्ड ऑन एडवांस सबमिशन ऑफ रिटन ब्रीफ्स एंड एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पुट इन प्लेस। तो उच्च अदालतों में क्या हो सकता है, एक सिस्टम बेस्ड ऑन, जो आधारित हो, एडवांस सबमिशन ऑफ रिटन ब्रीफ्स एंड एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स। एलोकेशन का आवंटन होता है, रिटन ब्रीफ्स का मतलब लिखित में कोई चीज, ब्रीफिंग का मतलब एक प्रकार से जो कुछ भी हुआ है उसको आपने संक्षेप में समझा दिया, उसको ब्रीफ बोलते हैं ना। टाइम स्लॉट्स का मतलब समय अवधि कि कौन कौन से टाइम स्लॉट में चलेगा। ओरल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब मौखिक वाद विवाद। कैन बी पुट इन प्लेस का मतलब है कि इन चीज़ों को लागू किया जा सकता है। पैसिव वॉइस से कैन बी पुट थर्ड फॉर्म ही यहाँ पे भी दे रखा है इसलिए। तो उच्च अदालतों में क्या हो सकता है, एक सिस्टम। तो अ सिस्टम कैन बी पुट इन प्लेस, ये इसको ऐसे पढ़ लीजिए, एक सिस्टम को प्लेस किया जा सकता है। वो सिस्टम किस पे बेस्ड हो, वो बेस्ड हो एडवांस सबमिशन ऑफ रिटन ब्रीफ्स, कि पहले से ही अग्रिम, सबमिशन का मतलब सबमिट कर देना है, ठीक है, कोई फाइल सबमिट करते हैं वैसे। तो रिटन ब्रीफ्स एंड एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स, कि पहले से ही रिटन ब्रीफिंग, लिखित में ब्रीफिंग दे दो और टाइम स्लॉट दे दो। ये जरूरी है किसके लिए, ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए इन चीज़ों को लागू कर सकते हो। तो उच्च अदालतों में एक सिस्टम लागू हो सकता है। क्या सिस्टम है, ये सिस्टम आधारित है एडवांस सबमिशन ऑफ रिटन ब्रीफ्स एंड एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स पर।
कि टाइम स्लॉट्स का आवंटन कर दिया जाए कि किस समय क्या केस लड़ा जाना है, किस समय केस चालू होगा, ये सब रिटर्न ब्रीफिंग दे दी जाए, इनको पहले से दे दिया जाए, किसके लिए, ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए, मौखिक वाद विवाद के लिए। फिर कह रहा है इट में इवन लीड टू मोर कंसाइज जजमेंट्स, इट में इवन लीड टू मोर कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत ही क्लियर हो, ठीक है। तो इट में इवन लीड टू का बराबर होता है रिजल्ट इन, ये बताता रहता हूं काफी बार मैं, रिजल्ट इन परिणाम निकलना। तो ये इसका परिणाम ये भी हो सकता है, इवन आ रहा मतलब ये भी हो सकता है कि मोर कंसाइज जजमेंट्स, कि बहुत संक्षेप में और बहुत ही क्लियरिटी से जजमेंट सामने आ जाएंगे। तो इसका हो सकता है कि इसका परिणाम ये निकले कि और भी अधिक सटीक तरीके से जजमेंट निकल कर आए और बहुत ही जल्द से निकल कर आए। डेस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल एंड कनेक्टिविटी इश्यूज affecting the process, one must recognize the virtual hearings are not different from open courts conversations provided access is not limited। तो ये कह रहा है डेस्पाइट का मतलब के बावजूद है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल एंड कनेक्टिविटी इश्यूज, तकनीकी और कनेक्टिविटी इश्यूज की संभावना होती है, उसके बावजूद ये इश्यूज जो हैं अफेक्टिंग द प्रोसेस, जो प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, कई बार तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है, कई बार कनेक्टिविटी इशू आता है, नेट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन इश्यूज के बावजूद भी वन मस्ट रिकग्नाइज, किसी भी व्यक्ति को ये बात पहचान लेनी पड़ेगी, रिकग्नाइज कर लेनी पड़ेगी दैट वर्चुअल हियरिंग्स आर नॉट डिफरेंट, की जो ऑनलाइन हियरिंग्स हैं, ऑनलाइन जो सुनवाई हो रही है, वो ओपन कोर्ट में जो कॉन्वर्जेशन होता है, जो भी बातचीत होती है, उससे कुछ अलग नहीं है। प्रोवाइडेड एक्सेस इज नॉट लिमिटेड, बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, एक्सेस इज नॉट लिमिटेड, एक्सेस लिमिटेड ना हो, ठीक है। मतलब इसमें सब शामिल हो, कहने का मतलब जो लॉयर्स हैं वो भी शामिल हो, प्रतिवादी भी शामिल हो, सब शामिल हो और पब्लिक भी शामिल हो। तो कह रहा है कि पॉसिबिलिटी और टेक्निकल और कनेक्टिविटी इश्यूज तो आएंगे, इसकी संभावना है जो प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये जान लेना पड़ेगा, जान लेना ही चाहिए कि वर्चुअल हियरिंग्स है वो ओपन कोर्ट के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं उससे अलग नहीं है, बशर्ते एक्सेस लिमिटेड ना हो। द अपॉर्चुनिटी नाउ टू इम्प्रूव द जुडिशियल प्रोसेस मस्ट बी यूटिलाइज्ड वेल। तो जो ये कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी नाउ टू इंप्रूव द जुडिशियल प्रोसेस, जो अवसर है अब किस चीज़ का, जुडिशियल प्रोसेस को इंप्रूव करने का, मस्ट बी यूटिलाइज्ड वेल, उसको मतलब अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाना चाहिए। यूटिलाइज का मतलब सदुपयोग किया जाना। तो अपॉर्चुनिटी नाउ टू इंप्रूव जुडिशियल प्रोसेस, जो अवसर है अब किस चीज़ का, जुडिशियल प्रोसेस को इंप्रूव करने का, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। अवसर मिला है कि आप जुडिशियल प्रोसेस को, न्यायपालिका के सिस्टम को थोड़ा सुधार सकते हो, तो सुधार कर ही लेना चाहिए। तो इसकी जो आप कह सकते हो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक टोन कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ब्राइट फ्यूचर, न्यायपालिका की हालत सुधर सकती है, ऐसा लेखक का मानना है। कुछ यहाँ पे जो भी वर्चुअल किया गया है प्रोसीडिंग्स को, तो ये चीज़ें आगे भविष्य में हो सकता है कि इसको एक नॉर्मल मान लिया जाए, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि इसमें कुछ काफ़ी फ़ायदे हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक टोन है, ब्राइट थिंग्स को हाईलाइट किया गया है। अब हम बात करें आज के क्वेश्चन की, जो पैराजंबल पर आधारित है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है।